बातें कुछ मन की, कुछ आपकी, कुछ हमारी। बातें सिर्फ मन की, क्योंकि 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे है और तब तक हम सिर्फ मन की बीमारियों के बारे में बातें करेंगे। मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, एमडी मेडटॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। मैं हूं डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकाइट्रिस्ट हूं और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के शो में, जहां हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन। एंजाइटी के पिछले प्रोग्राम में हमें बहुत सारे सवाल आए कि एंजाइटी मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए। तो हम अपने 10 अक्टूबर वाले स्पेशल प्रोग्राम में सब बीमारियों की मैनेजमेंट पर ही सारी बात करेंगे। आज हम बताएंगे कि नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन की बीमारी में फर्क कैसे करें। उदासी हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। उन बूढ़े माँ बाप ने जो अकेले रह गए जब उनके बच्चे विदेश चले गए, या उस लड़की ने जिसकी शादी मर्जी के खिलाफ कहीं और करा दी और वो छत से कूद जाने का ख्याल रखती है, या उस न्यूली वेडेड इंसान ने जो अपनी बीवी और मॉम की अनबन से इतना परेशान है कि शराब पीने लगा है, या फिर उस कॉलेज के टॉपर ने जो पूरी तैयारी के बावजूद भी एग्जाम में फेल हो गई और अपने डैड के डर से खुद को फेलियर मानने लगी, लाइफ का पर्पस ही खो बैठी और स्मोकिंग के अलावा कभी कभी ड्रग्स ट्राई करने लगी अच्छा फील करने के लिए। ये उदासी कब डिप्रेशन में बदल जाती है डॉक्टर रेशमा? आपने आम जिंदगी की वो सिचुएशंस गिनवाई जिनमें कोई भी होता तो परेशान फील करता और शायद कहता आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। मगर फीलिंग डिप्रेस्ड और हैविंग डिप्रेशन में फर्क कैसे करें, आइए देखते हैं इस 2P की स्लाइड में। नॉर्मल उदासी प्रॉब्लम उदासी बन जाती है अगर वो लगातार चले। तो प्रॉब्लम उदासी का पहला पी परसिस्टेंट, यानी करीब सारा दिन, करीब हर रोज, 2 हफ्ते तक लगातार रहे। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को हम रिएक्ट करते हैं वो सुलझ जाए तो हमारा मूड ठीक हो जाता है। मगर प्रॉब्लम उदासी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी बनी रहेगी। प्रॉब्लम का दूसरा पी परवेजिव, यानी हर जगह शो करेगी। जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में फिर से कि सोसाइटी एस, एच होम और डब्ल्यू वर्क, हर इंसान का वक्त इन तीन ही जगह बीतता है। तीनों जगह हो तो प्रॉब्लम है। तो अगर कोई सिर्फ काम पर उदास हो मगर घर पर और दोस्तों के साथ सही रहे, तो प्रॉब्लम काम में ढूंढिए, क्योंकि प्रॉब्लम उदासी कभी छटती ही नहीं, सदा घेरे रहती है। मगर हम कई बार देखते हैं कि 2P पॉजिटिव होने के बावजूद भी हम ठीक महसूस करने लगते हैं, यानी कि हर सैडनेस डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती है। अब हम लगाते हैं 2D का फॉर्मूला कि उदासी डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो नहीं बन रही है। राइट। आपको पिछले एंजाइटी प्रोग्राम के 2P और 2D फॉर्मूले अच्छे से याद हैं। तो देखिए प्रॉब्लम से डिसऑर्डर कब बनती है उदासी। 2D की स्लाइड में पहला डी डिस्ट्रेस, तो पर्सनल तकलीफ इतनी कि आपका सारा दिन परेशानी में बीतेगा। या फिर दूसरा डी डिक्लाइन इन फंक्शनिंग, यानी आपकी जिंदगी की गाड़ी थमने लगेगी, न काम कर पाएंगे, न कहीं चैन मिलेगा, न घर पर, न फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकेंगे, बस उदासी के बादल छाए रहेंगे। तो 2P से हो जाए चौकन्ने, और 2D है तो इमिजिएटली हेल्प लीजिए, डॉक्टर के पास पहुंचिए, क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है, डिप्रेशन इज लाइक द कॉमन कोल्ड ऑफ द माइंड। और जैसे कोल्ड हमें तंग करता है, अगर हम उसका ध्यान न रखें और कॉम्प्लिकेट हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकती है, इसी तरह डिप्रेशन को इग्नोर करने से तो डिप्रेशन भी माइल्ड से मॉडरेट और सिवियर हो जाता है, और बहुत सी और बीमारियां भी आपको लग सकती हैं। बिल्कुल। डिप्रेशन में न सिर्फ शरीर की बीमारियां ज्यादा होती हैं, खासकर डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, मगर उनका कोर्स भी वर्स होता है और पूरी सेहत खराब होती है सर से पांव तक। और दूसरा, जितनी जल्दी डिप्रेशन का इलाज शुरू होगा उतना जल्दी आराम आएगा। वरना हम सब ने देखा है कि लोग अपनी जान तक ले लेते हैं, और सुइसाइड कमिट करने वालों में सबसे ज्यादा मूड डिसऑर्डर्स के मरीज होते हैं। तो डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। देखा गया है कि करीब 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन को डिप्रेशन की बीमारी होती है। इंडिया में 20 में से एक को डिप्रेशन होता है। औरतों में 2 गुना ज्यादा होता है आदमियों से, और बच्चे और टीनेजर्स में भी बहुत कॉमन है। और जब से कोविड आया है तो देखा गया है कि ऑलमोस्ट 43% ऑफ इंडियंस को डिप्रेशन हो गया है। और इतनी कॉमन बीमारी होने के बावजूद लेट डायग्नोसिस और फिर लेट ट्रीटमेंट, सिर्फ इसीलिए कि डिप्रेशन के बहुत से लक्षण शरीर के होने की वजह से लोग उन्हें डिप्रेशन के साथ एसोसिएट ही नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर वन, मन उदास रहना। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं सोच पाते कि उदासी है, तो वो क्या कहते हैं, परेशान हूँ, दिल डूब रहा है, घबराहट है, बुझा बुझा हूँ,
खोखलापन महसूस हो रहा है, इनटॉलरेंस, और खासकर बच्चों और टीनेजर्स में चिड़चिड़ापन दिखेगा। अगर मैं कभी अपनी फ्रेंड से पूछूं तुम कैसी हो, तो उसका स्पॉन्टेनियसली जवाब होगा अच्छी हूँ, जबकि मुझे पता है कि उसे किसी कारण से बहुत परेशानी है। और अक्सर हम कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग सैड, एम्प्टी, लोनली, आई एम डाउन इन द डम्प्स और आई एम हैविंग द ब्लूज। ये बहुत कॉमन है और हम मिस कर सकते हैं अर्ली साइंस ऑफ डिप्रेशन अपने नियर और डियर वंस में। तो पहले भी बात की थी, आज फिर से कहती हूँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना, वो कम्युनिकेशन का बात करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अगर आपको किसी में पहले के मुकाबले कोई बदलाव नजर आ रहा है, कभी कभी ना चेहरा लटका हुआ है, छोटी छोटी बात पे कोई रो पड़े, पूरी बॉडी लैंग्वेज है ना, कंधे ऐसे झुके हुए हैं, नर्वसनेस है, अनइजीनेस है, तो अगर ये सब आप किसी में, और आप नोट भी तभी कर पाएंगे अगर आप दोस्ती या रिश्तेदारी में ना मल्टीटास्किंग ना करके ट्रूली एम्पैथाइज करेंगे और अपने डियर वंस के साथ कनेक्टेड रहेंगे। हाँ, एक हाथ में हमारे फोन होता है, आंखें टीवी पे होती हैं और ध्यान किसी और जगह पे रहता है। हम दूसरों के हालात का अंदाज नहीं लगा पाते हैं। एक ही घर में रहकर भी हम अपने नियर एंड डियर वंस के डिस्ट्रेस एंड डिप्रेशन के साइंस मिस कर देते हैं। और आजकल कोविड में तो किसी से मिलना नहीं हो रहा, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे फ्रेंड्स में या नियर एंड डियर वंस में क्या चल रहा है? हम्म। और दूसरा मेन सिम्टम है कि जिन चीजों में पहले मजा आता था, अब उन सब में कोई रस नहीं। जिंदगी नीरस हो जाती है, न फिल्म देखना अच्छा लगता है, न दोस्तों से मिलना, न शॉपिंग करना, कहीं दिल नहीं लगता, बहुत कोशिश करने के बावजूद। देखा गया है कि डिप्रेस्ड पीपल आर डूइंग लेस, थिंकिंग लेस एंड फीलिंग लेस। डिप्रेशन का ऑपोजिट हैप्पीनेस नहीं होता है, वाइटैलिटी, मतलब कि जीने का जोश ही खत्म हो गया है जैसे। आइए देखते हैं इस अगली स्लाइड में डिप्रेशन के बाकी सिम्टम क्या हैं। तो जैसे मैंने बताया, मूड डिसऑर्डर है तो मूड उदास और जिंदगी में मजा ना आना, ये दोनों इसेंशियल हैं। इनमें से एक जरूरी है डिप्रेशन डायग्नोज करने के लिए, मगर इनके अलावा बहुत से और भी सिम्टम्स आप देख रहे हैं। डिप्रेशन के कुछ और सिम्टम्स भी हैं, जैसे आपने बताया लो मूड है या सैड होना, भूख ना लगना या कभी कभी ज्यादा भूख लग जाना, एजिटेट या व्याकुल होना, नींद डिस्टर्ब हो जाना, फटीग या थकावट महसूस करना सारा दिन, कुछ भी काम में कंसंट्रेशन ना होना और किसी भी चीज में रुचि या प्लेजर ना मिलना, ऐसा फील करना कि जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, और ऐसे लगना कि जीने से अच्छा तो मौत ही है। देखिए कितने कॉमन है ये सब, आम जिंदगी में हम सबके साथ ऐसा होता है, मगर यहाँ पी फॉर परसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी में करीब रोज रहेंगे सिम्टम्स। जैसे, और कुछ सिम्टम्स को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, जैसे खाने में कोई स्वाद नहीं आता, भूख कम, और वजन भी घट सकता है। फिर नींद जब डिप्रेशन में खराब होती है ना, तो क्या होता है कि या तो आप बीच रात में उठेंगे और फिर वापस सो नहीं पाएंगे, या सवेरे अपने नॉर्मल उठने के टाइम से घंटों पहले आपकी नींद टूट जाएगी। और कुछ लोगों में, जैसे आपने कहा, कि भूख और नींद बढ़ भी सकती है, मगर ज्यादातर कम होती है। इसके अलावा एक्स एंड पेन्स, सर दर्द, कमर दर्द, सेक्स के प्रति भी रुचि कम हो जाती है। तो ऐसे अगर कोई भी नए सिम्टम किसी की नॉर्मल लाइफ से अलग दिखें, और वो भी बगैर वजह, तो घबराइए नहीं। देखिए, 2P लगाकर परसिस्ट कर रहे हैं, रोज हैं, तो सतर्क हो जाइए। डिप्रेशन में फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी सबसे कॉमन सिम्टम होता है, और लोग अक्सर कहते हैं कि इट इज अ स्लो वे ऑफ बीइंग डेड। मतलब उनको इतना एग्जॉशन लगता है और उनकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, पर वो सोचते हैं कि खाना नहीं खाया, सोया नहीं, इसीलिए वीकनेस हो गई होगी। वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, पर वहां पर कुछ भी नहीं निकलता। और ऐसे में जब उस दुखी इंसान के आस-पास वाले कहते हैं ना कि खुश रहने की कोशिश करो, क्या कमी है तुम्हारी ज़िंदगी में? चलो बाहर चलें, पिक्चर देखने, टीवी देखो, मैं सबसे गलत सलाह, 2 पैग लगाओ, सब ठीक हो जाएगा, जो कि मतलब इतना खतरनाक है डिप्रेशन के मरीज़ के लिए कि एक दलदल में जिसमें वो धँस जाए। तो ये सब जो बहलाने की कोशिशें हैं ना, ये नॉर्मल उदासी में कुछ काम कर जाती हैं, मगर डिप्रेस्ड इंसान को लगता है ये सब कैसे एंजॉय कर पा रहे हैं जब जिंदगी इतनी बेकार है। वो और बेबस और मायूस हो जाता है, और क्योंकि वो खुद को भी तो चीयर करने की कोशिशों में जुटा हुआ है ना, मगर ब्रेन की जो केमिकल चेंजेस है ना, उसकी उसकी सारी कोशिशों को नाकाम कर रही हैं। तो जब प्रॉब्लम आपके अंदर हो रही है, जिंदगी में बात याद रखिए, जब प्रॉब्लम आपके अंदर है, तो बाहर के सॉल्यूशन काम नहीं करते। तो डिप्रेस्ड इंसान की तकलीफ और बढ़ सकती है।
तो मेहरबानी करके आप उनके दिल का हाल पूछिए। कोई स्ट्रेस की वजह दिखे तो मदद कीजिए। उनको हमेशा बताइए कि आप कि मैं आपके लिए हर वक़्त अवेलेबल हूँ। कई बारी डिप्रेस्ड लोग बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं और मूवमेंट्स भी उसकी उनकी बहुत स्लगिश हो जाती हैं। फोकस एंड कंसंट्रेशन नहीं रहता और उससे वो सही फैसला नहीं ले पाते हैं कोई भी। हुँ, तो ए इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है जो आपने कहा कि शिथिल या ठंडे पड़ गए या अगर बहुत व्याकुल है ना, तो कभी-कभी खुद को पता नहीं चलता। दूसरों को ये बात जल्दी नज़र आ जाती है, तो अगर आपको कोई फीडबैक दे तो उसकी सुनें। और दूसरी जो आपने फ़ोकस कंसंट्रेशन की बात बताई, तो उससे क्या होता है कि लोग भूलने भी लगते हैं। तो अक्सर डिप्रेशन के मरीज़ कहते हैं कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है और बड़ी उम्र में कभी-कभी डिमेंशिया से भी कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर डिप्रेशन की जो मेमोरी प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन का इलाज कराते ही ठीक हो जाएगी, वो रिवर्सिबल होती है। क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स होते हैं तो सब ये सोचते हैं कि कोई और बीमारी होगी और डायग्नोसिस मिस हो जाता है डिप्रेशन का। मन की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कोई भी लैब टेस्ट अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम आपको या आपके किसी करीबी में हो, तो नज़रअंदाज ना करें और देखिए कि ये सिम्पटम्स बढ़ तो नहीं रहे हैं। तो क्योंकि बीमारी और बढ़ी तो क्या होगा? तो कोई ट्रूली जब एम्पैथाइज़ कर सके ना किसी डिप्रेस्ड मरीज़ के साथ, उसके अंदर क्या हो रहा है? लोग अक्सर पूछते हैं ना कि कोई सुसाइड क्यों करता है? उनके लिए एक डिप्रेस्ड मरीज़ के मन में क्या चलता है ना, वो हमें समझना ज़रूरी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? आपने बताया फैटीग, तो छोटे-छोटे काम से जब थकावट होती है ना, तो दिन के काम अधूरे रह जाते हैं। मरीज़ खुद को बेकार फ़ील करने लगता है। ऊपर से सभी टेस्ट नॉर्मल निकले, तो अब डिप्रेशन की नेगेटिव थिंकिंग कहाँ पहुँचाएगी आपको? कोई खतरनाक बीमारी ना हो मुझे। इससे डर और घबराहट और बढ़ते हैं और लाख कोशिश से भी कम नहीं होते। फिर इंसान हेल्पलेस फ़ील करने लगता है। अब उसको होता है भयंकर गिल्ट। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाती। मैंने किसी के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अब देखिए एक विशियस साइकिल नेगेटिविटी की बन रही है। मैं बेकार हूँ, वर्थलेसनेस आई और फिर हिम्मत के साथ-साथ टूटती है उम्मीद, जिसका सबसे खतरनाक रिज़ल्ट होता है होपलेसनेस और ये बीज है मरने के विचार का, क्योंकि सीवियर डिप्रेशन में अब कोई जीने की वजह नज़र नहीं आती। तो अगर इस स्टेज पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो डिप्रेस्ड इंसान यही सोचने लगता है, जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी एक नीरस बोझ है। उसे लगता है कि मेरे जीवन का कोई भी मकसद नहीं है, फ़ायदा नहीं है और इस दर्द से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। यहीं से सुसाइडल आइडिएशन शुरू होता है और फिर कुछ लोग सुसाइड के बारे में बात करते हैं और कुछ सुसाइड कर देते हैं। अनफॉर्च्युनेटली इंडिया में हर 2 मिनट में एक सुसाइड होता है। कितनी दर्दनाक स्थिति है और यहाँ तक बात ही ना पहुंचे अगर किसी भी स्टेज में अब तक माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिप्रेशन इतनी बड़ी है कोई पूछ ले इसके बारे में कि कभी आप अपने आप को कुछ कर लूं ऐसा विचार तो नहीं आता ये बात बहुत समझदारी और सेंसिटिविटी के साथ करनी है मगर लोगों को लगता है ना कि ये जो सुइसाइड वर्ड है ना कि इसको मेंशन करते ही मरीज को आइडिया मिल जाएगा विश्वास रखिए, मरीज़ को मरने के विचार बीमारी से आ रहे हैं, ना उम्मीदी से आ रहे हैं। आपके पूछने से उसे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। लगता है कोई मुझे समझ रहा है। शायद इस बेकार सी दुनिया में कुछ केयरिंग लोग अभी भी बचे हैं। याद रखिए, हर सुसाइड प्रिवेंट हो सकता है अगर हर दुखी इंसान के संगी साथी उसकी 24/7 24 घंटे की हेल्पलाइन बन सकें। तो इस स्लाइड में देखते हैं, ये सुसाइड प्रिवेंशन एडवाइस है। फॉर्मूला है वेट। डब्ल्यू फॉर वॉच आउट फॉर साइंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड चेंजेस इन बिहेवियर। ए फॉर आस्क, आर यू हैविंग सुसाइडल थॉट्स? आई फॉर इट विल पास। Assure your loved ones that with help, their suicidal feelings will pass with time. And T for talk to others. Encourage your loved ones to seek help from a GP or a health professional. तो एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे हॉस्पिटल में मेरे एक कॉलीग प्रोफ़ेसर थे वो भी, जो अपनी 70 साल की माँ को लेकर एक जाड़े की सुबह मेरी ओपीडी में आए। सीवियर डिप्रेशन के जो जैसे सिम्पटम्स हमने भी सारे डिस्कस किए, वो सब थे। मैंने डायग्नोज़ किया। मैंने उनसे पूछा, "कभी आपको जान लेने का विचार तो नहीं आता?" 2 बातें हुईं। बेटे ने मुझे घूर के देखा, "क्या कर रही हैं?" और माँ रोने लगी। कहा, "दिन में कई बार विचार आता है कि ऐसी ज़िंदगी से तो जान ले लूँ।" बेटा भी टूट गया। दोनों माँ-बेटा है ना गले लिपट कर रोने लगे। उनकी बहन डॉक्टर थी और उसी घर में रहती थी माँ के साथ। अब मेंटल हेल्थ के बारे में इग्नोरेंस इतनी है कि वही हर प्रॉब्लम को बाहर की वजह पर टाल देना। ख़ैर मैंने भर्ती होने के लिए कहा तो फिर वही बात
सरकारी हॉस्पिटल था तो मैंने कहा जनरल वार्ड में, तो कहा कि नहीं, हम प्राइवेट नर्सिंग होम में रखेंगे। तो मैंने कहा कि भई वहाँ पे निगरानी नहीं हो पाएगी, यहाँ 24 घंटे हम नज़र रख सकते हैं, तो कमरे में स्टाफ कम होता है। फिर फ़ोन पर उनकी पूरी फैमिली की कंसल्टेशंस हुई। फिर परिवार ने कहा कि नहीं, घर पर ही हम सब मैनेज कर लेंगे। मैंने बहुत समझाया, फिर हार कर मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखी, वही टिपिकल कि उनके आस-पास में कोई रस्सी ना हो, कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, 24 घंटे निगरानी और दवाई आप अपने आप सुपरवाइज़्ड मेडिकेशन जो हम कहते हैं। फिर कुछ दिन बाद मैं एक लेक्चर देने जा रही थी और फ़ोन बजा। मैम, काश आपकी बात सुनी होती। मतलब फ़ोन करीब मेरे हाथ से गिर गया। मैं डर के मारे कुछ कह नहीं पाई। तो पता लगा कि वो तीसरी मंज़िल से एक सुबह 4 बजे कूद गईं। आईसीयू में थीं, शरीर में शायद कोई हड्डी बची हो। सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कैन यू इमेजिन, वो बच गईं, लेकिन उनको फिर अब एक तकलीफ थी फैमिली को कि हम दुनिया को क्या कहेंगे? उनको इतना स्टिग्मा, इतनी शर्म आ रही थी, तो फिर मुझे एक कहानी बनाकर बतानी पड़ी। कह देना कि उनको मिर्गी का दौरा पड़ा और पाँव फिसलने से जो है ना वो गिर गईं। मगर सबसे अच्छी बात ये कि वो स्ट्रॉन्ग लेडी फिर 1 साल बाद मुस्कुराती हुई आईं वापस मेरी ओपीडी में। तो मैंने ये मतलब किस्सा इसलिए शेयर किया कि आप देखिए कितना कितना नुकसान बैठ जाता है। लोगों को लगता है ये बातें दूसरों के साथ होती हैं, हमारे साथ हो हर फैमिली में आप पूछेंगे तो किसी न किसी के साथ ऐसी घटना है ना घटी हुई होगी। जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। बहुत ही लाइवली और हमेशा हँसती हुई लड़की थी। पर मुझे जैसे मैं उससे फ्रेंडशिप बढ़ी मेरी, तो मुझे पता लगा कि उसकी ज़िंदगी में कितने घाव हैं। उसको डिप्रेशन रहता था, कॉलेज भी मिस कर देती थी, रोते रहती थी। उसकी मदर को भी डिप्रेशन की हिस्ट्री थी और उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे और बात डिवोर्स तक आ चुकी थी। जब हमारा कोर्स खत्म हुआ तो उसकी शादी हो गई, वो यूएसए चली गई। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उसकी शादी हुई। वो बहुत बिज़ी रहता था और ये क्योंकि काम नहीं कर पाती थी तो बहुत अकेला और लोनली महसूस करने लगी। जभी भी बात करती थी बहुत ही उदास रहती थी, बहुत ही मायूस रहती थी और बोलती थी मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? इतने में उसको वो प्रेग्नेंट हो गई। तो थोड़ी खुश हुई पर वो बेचारी की प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल थी और उसको बेड रेस्ट बता दिया। अनफॉर्च्यूनेटली उस लड़की का वो देखिए किस्मत, उसको 8th मंथ में स्टिल बॉर्न पैदा हुआ। ओह माय वो तो बिल्कुल बिखर गई और जब मैं बात करती तो रोते रहती और मैंने बहुत कोशिश की कि वो किसी से हेल्प ले साइकियाट्रिस्ट से, पर इतनी दूर से मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाई। वो बिल्कुल अपने आप में ही घुसती गई, वर्थलेस फील करने लगी कि और अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस करती थी वो कि मेरे कारण मेरे बच्चे की मौत हुई है। उसके हस्बैंड से भी उसका सेपरेशन हो गया और एक दिन जब मैं उससे बात कर रही थी तो उसने कहा कि इस ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ले लूँ। मैं बहुत घबरा गई। मैंने तुरंत उसको एक साइकियाट्रिस्ट से जोड़ा और उसकी मदर को बोला कि प्लीज़ इसको वहाँ से तुरंत बुला लो। जब वो वापस आई तो मैं बहुत शॉक्ड हुई उसको देखकर। एक बिल्कुल शैडो थी अपनी ओल्ड सेल्फ की, पतली, दुबली, बिल्कुल दुखी, बिल्कुल ही अलग-सी लग रही थी और उसको ट्रीटमेंट में भेजा हमने, पर अभी भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल है रास्ता और कोशिश कर रही है पर अभी टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। कितने दुःख की बात है। डॉक्टर होते हुए भी उनका इलाज कितना लेट शुरू हुआ और इस केस से हम समझ सकते हैं कि क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स डिप्रेशन की बीमारी को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि फैमिली में लड़ाई-झगड़े का माहौल, सही साथी ना मिलना और अगर डिवोर्स हो या जैसे सेपरेशन आपने बताया तो फिर तो अकेलापन और बढ़ जाता है। फिर काम ना कर पाने से अपनी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, हीन भावना आती है और प्रेगनेंसी और बच्चा होने के बाद तो औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है और इनका तो बच्चा अनफॉर्च्यूनेटली से बचा भी नहीं तो वो और भी ज़्यादा एक स्ट्रेसर हुआ और अगर परिवार में किसी और को है डिप्रेशन तो रिस्क आपका और बढ़ता है। तो फिर भी अनहोनी से पहले ही बचा लिया गया इनको, वरना एक और कीमती जान डिप्रेशन की बलि चढ़ जाती। तो देखिए कि पढ़े-लिखे औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े सबको होती है ये बीमारी। रामायण में राजा दशरथ, भागवत गीता में अर्जुन से लेकर और आज आम आदमी हो या बहुत फेमस लोग हों, फ़िल्म स्टार्स हैं, राइटर्स हैं, बहुत से रईस, बिज़नेसमैन हैं, नेता हैं, किसी को नहीं बख्शती। और सेलिब्रिटीज़ ने बहुत अच्छा किया है मेंटल इलनेस का स्टिग्मा कम करने में हमारी बहुत मदद की है। जब सामने आकर अपनी कहानी वो लोग शेयर करते हैं और आपकी सहेली की कहानी से एक और सीख ये कि जब इतनी दुःख भरी ज़िंदगी हो, तो किसी को भी लगेगा कि हालात की वजह से है ये सब। मगर याद रखें, वो डिप्रेशन के सिम्पटम वाली स्लाइड, अगर वो सिम्पटम हैं और फिर 2P और 2D वो भी हैं,
तो फिर कोई भी वजह आपके बाहर हो, इलाज ज़रूरी है। कुछ और रिस्क फैक्टर्स में डिप्रेशन ज़्यादा देखा जाता है, जैसे शराब की या किसी ड्रग की लत लग जाना, और कुछ बॉडी की बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज एक्सेट्रा, या जिसमें क्रॉनिक पेन हो जैसे कि कैंसर में होता है, तो बहुत डिप्रेशन होता है लोगों को उस पेन से लड़ते लड़ते। सिम्टम्स आपकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, स्पेशली एंटी हाइपरटेंसिव्स। फिर कुछ भी बुरा हो जैसे एग्जाम में फेल होना या किसी करीबी की डेथ हो, तो ग्रीफ रिएक्शन हो जाता है। और बहुत सारे सिम्टम्स सारे सैडनेस के, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीप डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ एंजॉयमेंट इन एनीथिंग, जैसे डिप्रेशन में होते हैं वैसे ही ग्रीफ में भी होते हैं। तो ये कैसे इसमें फर्क करें डॉक्टर रेशमा? तो इसको मुझे थोड़ा डिटेल में इसलिए समझाना पड़ेगा कि पहली बात तो ये कि ग्रीफ सिर्फ़ मौत के बाद नहीं होता। ग्रीफ रिएक्शन किसी भी बड़े लॉस से हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, नौकरी चली जाए, डिवोर्स के बाद होता है। तो ये बहुत बार डिप्रेशन यहाँ मिस होता है ग्रीफ रिएक्शन में, क्योंकि जैसे आपने बताया सारे सिम्पटम्स करीब-करीब सेम है, लेकिन कुछ मैं आसान तरीके बताती हूँ। तो बेसिकली ग्रीफ रिएक्शन में लाइफ गोज़ ऑन, मगर डिप्रेशन में लाइफ रुक जाती है। कि एक तो ग्रीफ वेव्स में आता है। तो उसमें कभी-कभी पॉज़िटिव इमोशंस भी आप महसूस कर पाते हैं। तो जो चला जाता है, कभी उसकी कोई अच्छी सी भी बात याद आती है, कभी हँसी भी आ जाती है। इंसान काम पर जाए तो कभी उसका मन बहल भी सकता है, मगर डिप्रेशन में वो टूपी, लगातार और हर जगह उदासी। दूसरा कि ग्रीफ रिएक्शन में ना गिल्ट होता है। ग्रीफ रिएक्शन में भी गिल्ट होता है, लेकिन वो क्या गिल्ट होता है कि मैं जाने वाले के लिए मैंने सब कुछ वो नहीं किया जो मैं कर सकती थी। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं उनको कितना प्यार करती थी। मगर हीन भावना नहीं होती जो डिप्रेशन में आती है जब आप वर्थलेस महसूस करते हैं। और फिर ग्रीफ में क्या होता है कि हर वक़्त जो आपकी यादें और आपकी सोच है ना, वो जाने वाले के बारे में होती हैं, है ना? मगर आप आगे की ज़िंदगी के प्लान बना पाते हैं। डिप्रेशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव्स कुछ रहती है। फिर ग्रीफ में भी मौत के विचार आ सकते हैं, सुइसाइडल आइडिएशन वहाँ भी होता है, लेकिन सिर्फ़ इसीलिए कि मैं जाने वाले से ऊपर जाकर मिल जाऊँ, मैं जुड़ जाऊँ, मगर डिप्रेशन का मरीज़ वो गहरा दर्द नहीं सह पाता और उम्मीद खो चुका होता है। तो ख़ैर बहरहाल कारण कुछ भी हो, अगर डिप्रेशन डायग्नोज़ हुई है, मैंने बताया 2P2D लगाएँगे, तो इलाज कराना ज़रूरी है और साथ-साथ ऑफ़ कोर्स कि जो स्ट्रेसर्स हैं, जैसे अगर ग्रीफ रिएक्शन है, तो उसको तो हम मैनेज करेंगे ही। हमने ये देखा कि डिप्रेशन में क्या सिम्पटम्स होते हैं, पर कुछ लोगों में इसके ऑपोजिट सिम्पटम्स भी देखे गए हैं कि उनको ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खाने लगते हैं, मीठे की क्रेविंग होती है, नींद भी बहुत आने लगती है, और उन्हें ऐसे लगता है कि उनका शरीर बहुत ही भारी हो गया है और हाथ-पैर बिल्कुल लोहे की तरह हो गए हैं, जैसे कि उनके मन का भारीपन पूरा शरीर में ही उतर आया है। तो डिप्रेशन का ही अलग तरीका है प्रेज़ेंट करने का? तो अब तक जो हमने बातें की ना वो थी टिपिकल डिप्रेशन के बारे में। तो बहुत सारे एटिपिकल प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, तो उसमें से एक जो आपने बताई उसका तो नाम ही एटिपिकल डिप्रेशन है। तो इसमें टिपिकल से उल्टा होता है सब जैसे आपने बताया और मरीज़ में 2 और बातें होती हैं। एक तो कि वो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव होता है, रिजेक्शन, क्रिटिसिज़्म से बहुत सेंसिटिव हो जाता है और दूसरा कि कभी-कभी पॉज़िटिव इवेंट्स में ना उसका मूड सुधर भी सकता है। इसीलिए कभी मिस हो जाता है क्योंकि है ना लगातार उदासी की जगह बीच-बीच में वो थोड़ा चीयर अप भी हो जाता है। इसके अलावा कभी-कभी उदासी 2 हफ्ते से कम रहती है और इंसान पूरी तरह ठीक भी हो जाता है उसके बाद। हुँ। मगर ये हर महीने में 1 बार और लगातार 12 महीने आए, तो फिर उसका एक और रिकरेंट बीमारी का नाम है, मैं नहीं पढ़ना चाहती। या कभी-कभी पूरे के पूरे सिम्पटम 5 नज़र नहीं आएँगे एक साथ, लेकिन 2P और 2D किसी भी सिचुएशन में लगाएँगे, यानी काम-काज ठप पड़ेगा, तो इसमें फिर बहुत ध्यान हम लोग देते हैं कि जब इलाज शुरू करते हैं ना, तो उससे पहले बहुत सी और बातों पे ध्यान देते हैं कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। फिर उन सबको देख के तो ये अलग-अलग तरह की प्रेज़ेंटेशंस दिखती कम हैं, मगर ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन की एटिपिकल प्रेज़ेंटेशंस भी हो सकती हैं। और कुछ लोगों में यही एटिपिकल डिप्रेशन खाली सर्दियों में आता है, सरप्राइजिंगली, एंड जैसे ही स्प्रिंग आती है वो ठीक हो जाते हैं। तो ये माना गया है कि ब्रेन सनी वेदर में कुछ मूड लिफ्टिंग केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। हम सब गायत्री मंत्र बहुत अच्छे से जानते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब वी मेडिटेट ऑन द ग्लोरी ऑफ द सन हु हैज प्रोड्यूस्ड द यूनिवर्स, हु इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ एग्जिस्टेंस। मे वी इम्बाइब हिज डिविनिटी एंड ब्रिलियंस विद इन अस। तो मैंने इसलिए ये बताया कि सन की एनर्जी का हमारे ऊपर कितना गहरा असर होता है। नहीं होने से या कम होने से हमारा डिप्रेशन में मन चले जाता है। को इसको विंटर डिप्रेशन या सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसमें 2 साल तक अगर सिर्फ़ जाड़ों में ही उदासी आए
और जैसे आपने कहा कि फिर जाड़े खत्म होते हैं, स्प्रिंग टाइम में वो ठीक हो जाती है, तो वो बीमारी है। और सन की तो ख़ैर क्या हम कभी बात करेंगे कि अगर आप सूरज के साथ उठें और सूरज के साथ सोएँ, तो बहुत सी बीमारियाँ आपको होंगी ही नहीं। तो डिप्रेशन वैसे भी ना क्या है कि एपिसोडिक बीमारी है, यानी कि एक बार हुई और आप पूरी तरह ठीक हो गए, तो जो कि बहुत कॉमन है, मरीज़ ठीक हो जाते हैं पूरी तरह, मगर चांस होता है कि फिर होगी। इसीलिए पहली बार में ही ठीक होने के बाद कुछ समय तक इलाज चलता है, क्योंकि पेड़ कट जाता है मगर जड़ें गहरी होती हैं, और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जड़ से मिटा दें ताकि फिर से ना हो। कई मरीजों में ये देखा जाता है कि उनमें डिप्रेशन भी है और उनमें बहुत एंजाइटी भी है। पर अलग-अलग दोनों को लेबल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एंजाइटी इतनी नहीं होती कि वो एक डिसऑर्डर में गिनी जाए और डिप्रेशन भी इतना नहीं होता कि वो डिसऑर्डर में गिना जाए। पर क्योंकि दोनों मिलकर एक डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसको एक मिक्स्ड डिसऑर्डर माना गया है। इसमें सिम्पटम्स ज़्यादातर होते हैं कि वो टेंस होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, वरी करते रहते हैं, जैसे हमने एंजाइटी में देखा था। कॉन्संट्रेटिंग में बहुत मुश्किल होती है और उनको हमेशा ये डर रहता है कि कुछ बहुत ही बुरा उनके साथ होने वाला है, और उनको कई बारी पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं और इससे कई बारी सुसाइड का भी ध्यान आने लगता है। तो पर ये बहुत कॉमन है। होता क्या है, वो डिप्रेशन मिस हो जाता है क्योंकि एंजाइटी ज़्यादा तंग करती है उन लोगों को। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी के कारण व्हिच इज़ अ स्ट्रेस, हम उसको मैनेज करें ढंग से। तो पहले एक एक वक़्त था कि वो मिक्स्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर एक अलग से भी कह देते थे। अब ये ना डिप्रेशन पे ही उन्होंने एक स्पेसिफायर, जैसे हम कहते हैं ना कि विद एंग्जायटी डिस्ट्रेस, कि भई एंग्जायटी का कंपोनेंट ज़्यादा है। तो आखिर में मैं वक़्त की कमी है, आखिर में मैं 2 शब्द बाइपोलर डिप्रेशन के बारे में बता दूँ। तो देखिए कि ये बाइपोलर डिप्रेशन क्या होता है। हमारा मूड अक्सर घड़ी के पेंडुलम की तरह सैडनेस और हैप्पीनेस के बीच झूलता है। डिप्रेशन में नॉर्मल उदासी से प्रॉब्लम उदासी बन जाती है, एक ही तरफ टिक जाता है और वहीं झूलता रहता है। कभी-कभी ये पेंडुलम इन 2 पोल्स के बीच झूलता है और उसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको कि पहले मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस का नाम दिया जाता था। तो हर डिप्रेशन के मरीज में ये पता करना ज़रूरी है, क्योंकि बाइपोलर डिप्रेशन का इलाज अलग तरह से होता है। और जो आपने उधर मेनिया का देखा, तो मेनिया में क्या होता है कि पिक्चर बिल्कुल उल्टी बन जाती है। बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े फ़ुज़ूल खर्च, नींद कम, लेकिन जैसे एक नई एनर्जी की मशीन फिट हो गई हो उस इंसान के अंदर। वो टिक के ना बैठना, बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश, अपने आप को बहुत महान समझना। तो पेंडुलम दूसरी तरफ पहुँचता है, जैसे मैंने बताया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाइपोलर में, क्योंकि उनका इलाज में ना, अगर आप बाइपोलर का मरीज़ है, बाइपोलर डिप्रेशन है, हमने सिर्फ एंटी डिप्रेशन दिया, तो फिर पेंडुलम को हम ही ने झुला दिया दूसरी तरफ। तो अब सुनते हैं आज के 3 मंत्र आपसे। तो 3 मंत्र में पहला यही है, पूरा प्रोग्राम आपको जानकारी देने के लिए रखा कि डिप्रेशन के सिम्पटम्स के बारे में, ताकि कुछ भी रूटीन से अलग हो रहा हो, बेवजह हो, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस, खुद में फ़ील करें या किसी जानकार के साथ हों, तो इमीडिएटली सतर्क हो जाएँ। फिर लगाएँ 2P2D के फ़ॉर्मूला। तो पर्सिस्टेंट और परवेज़िव है, तो प्रॉब्लम है। लगाना पड़ेगा 2D का फ़ॉर्मूला। डिस्ट्रेस तो नहीं है बहुत ज़्यादा, डिक्लाइन शो करेगा सोशल लाइफ, वर्क, होम, तीनों जगह, तो शायद डिप्रेशन प्रॉब्लम से डिसऑर्डर हो रहा है, तुरंत मदद लीजिए। और तीसरा, देखिए इस बाल्टी को, जो सारे रिस्क फैक्टर्स हमने गिनवाए, वो छेद हैं जो आपकी जिंदगी की बाल्टी को कभी भरने नहीं देंगे, स्ट्रेस देंगे। उन्हें ढूंढिए और भरिए, ताकि आपकी जिंदगी भरी पूरी रहे और बहुत सी जानें डिप्रेशन जैसे किलर से बच सकें। तो आज हमने सीखा कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है और अगर इसे पहचाना नहीं और इसका इलाज ना करवाया टाइम से, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब ये नॉर्मल से अब नॉर्मल हो गया है। प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें, बिना किसी शर्म या बिना हेजिटेशन के। अगर आपकी हड्डी टूटी है, तो आपको कास्ट लगाते हैं, पर अगर आपका मन टूट जाए, तो आपको आउटकास्ट कर देते हैं। मिशेल ओबामा ने इसे बहुत अच्छे से कहा है, रिमेंबर, एट द रूट ऑफ द डिलेमा इज द वे वी व्यू मेंटल हेल्थ। वेदर एन इलनेस इफेक्ट्स योर हार्ट, लेग और ब्रेन, इट इज स्टिल एन इलनेस एंड देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन। तो आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सैटरडे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी टाइम पे, एक नया प्रोग्राम लेके। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस प्रोग्राम की लिंक अपने चैट बॉक्स में डाल देंगे।
हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का और आपके सुझावों का, जिससे कि हम जान सकें कि आपके मन की बात क्या है। मिलते हैं अगले सैटरडे को। नमस्कार। नमस्कार।